करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज फर्स्ट डे था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच का। तो बात करेंगे कि उस मैच में किसका पहले दिन जो है वो पलड़ा भारी रहा और कौन डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो कल मैच शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सेकंड टेस्ट मैच है, कानपुर में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानपुर की जो विकेट है वो अब तक यानी कि किस तरीके से बिहेव करती आ रही है और इंडिया की और बांग्लादेश की क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है कल के मैच के लिए, और क्या बांग्लादेश इतनी क्वालिटी एबिलिटी रखता है कि वो कम बैक कर सके और इंडिया को डिफीट दे सके। इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी जो है वो बातचीत होगी। तो मेरे साथ है हमजा। सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएँ कि जो पिच है वो किस तरह का बिहेव करती आ रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है इस पिच से, और वेदर की भी रिपोर्ट दीजिएगा। कानपुर की पिच की अगर हम बात करें तो अभी तक जो स्टैट सामने आए वो ये है कि बैटिंग फर्स्ट जो है वो 7 टाइम जीती है और बैटिंग सेकंड जो है वो 3 टाइम जीती है। और ये कानपुर की पिच जो है ये बैटिंग फ्रेंडली है कि पहले 2 दिन जो है ज़रा फास्ट बॉलर को मदद देगी थोड़ी सी। उसके बाद ये है कि जैसा कि 3 डेज़ 4 डेज़ और 5 डेज़ में ये स्पिनर को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी और अच्छी खासी मदद मिलेगी। यानी कि व्यूवर्स, कहने की बात यह है कि जो अर्ली ऑन जो फर्स्ट 2 डेज़ होंगे, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी और बैटिंग करके कोशिश करेगी कि वो अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड पर लगा दे, क्योंकि पहले 2-3 दिन जो है वो पिच जो है ज़्यादातर बैटिंग के फेवर में होती है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड कानपुर की विकेट का बता रहा है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पिनर फ्रेंडली होती चली जाती है। तो जो टीम पहले रन्स कर जाती है तो फिर 4th इनिंग्स में जो टीम खेलने के लिए आती है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जैसा कि हम अगर बात करें वेदर की, तो वेदर की पहले 3 दिन कह रहे हैं कि बारिश की प्रेडिक्शन है। नहीं तो क्या मतलब, यानी कि फुल डे प्रेडिक्शन है या बिट्स एंड पीसेस में? नहीं, बिट्स एंड पीसेस में ही है। वो कह रहे हैं जी कि जैसा कि अगर मैच कल लेट भी स्टार्ट होता है, अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, जैसा कि फर्स्ट टेस्ट में आपने चेन्नई में देखा कि ओवरकास्ट कंडीशन थी तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, और तो कोई कैप्टन जो है वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो बैटिंग ही करेंगे। लेकिन तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश को या इंडिया को, दोनों को मेरा ख्याल है ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो बॉलिंग करें, क्योंकि देखें बांग्लादेश ने बॉलिंग की पिछले टेस्ट मैच में 6 विकेट्स निकाल लिए, लेकिन इवन देन जो है उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी और वो सारे मैच पर हावी हो गई। हाँ जी। उससे एक बात तो समझ आई कि भाई उस विकेट पर पहले खेलना ही बेहतर था। अगर पहले खेल के आप 200-250 रन कर देते तो वो जिस तरीके का पिच बिहेव कर रही थी तो वो लास्ट में जाते जाते मुश्किल ही होना था। हाँ जी, आप देख लें चेन्नई में भी कि जब डे 3 शुरू हुआ तो स्पिनर को मदद मिलनी शुरू हो गई थी। तो इंडिया में ये होता है कि अर्ली ऑन बहुत भी होगा तो 15 से 20 ओवर आपको तंग कर सकती है विकेट, कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगी, वो भी पिच में अगर जान होगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो उसको अगर आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, आपके प्लेयर्स बेहतर खेल लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतना मसला नहीं होगा, फिर आप अच्छा रन्स बना सकते हैं। असल बात जो मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इस काबिलियत रखता है कि मतलब जो है वो कम बैक कर सके? बांग्लादेश जैसा कि अभी रिसेंट जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेली वो बड़ी बेहतर खेली है, पर जैसा कि पहले टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ ये एक्सपोज हुए हैं कि आप देखें ना कि पहली इनिंग में ये 149 पे ही बॉल आउट हो गए, कि जिसकी वजह से इंडिया इतना लंबी लीड ले गया। और इंडिया ने जब इनको सेकेंड इनिंग में बारी दी तो इन्होंने 515 रन का टारगेट चेस करना था। और जैसा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो इधर से साबित होता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये तो थोड़े बेहतर खेले, पाकिस्तान ज़रा घटिया खेला, काफ़ी बुरा खेला। हाँ जी। देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया ने 376 किया फर्स्ट इनिंग्स में, ये दोनों इनिंग्स का मिलाकर 380 समथिंग कर सके। ऐसे ही है। तो इससे पता चलता है कि उनकी बैटिंग कितना पुअर खेली। और बॉलिंग का जहाँ तक मैं कहूँगा कि बॉलिंग पहली इनिंग्स में जब 6 विकेट्स ली उसके बाद भी रन कंसीड करवाया, फिर दूसरी इनिंग्स में आकर तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं हुई। दूसरी इनिंग में तो बॉलिंग हुई नहीं ना, 284 for 4। और हालांकि स्पिनर के लिए अच्छी खासी मदद थी, लेकिन इवन देन जो शाकिब उल हसन है और मेहदी हसन मिराज है बड़े ही ऑफ कलर लगे, मतलब यानी कि उन्हें बड़ा इजी खेला है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें मेहदी हसन मिराज की, तो इनको तो उन्होंने रन्स भी कंसीड किया और इनको हर ओवर में इन्होंने स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की। और शाकिब उल हसन को आपको पता है कि वो ज़रा बॉल सीधी करते हैं बेहतर, उन्होंने भी कोई खातिर ख्वाह ओवर नहीं किए एक तो ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सके। अच्छा, अब ये तो हो गया, मतलब यानी कि ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए टीम इंडिया को और बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश मेरा ख्याल अगर कोशिश कर भी ले तो मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक कर सकेगा और इंडिया को उनके लिए मुश्किल है, डिफीट दे सकेगा। क्योंकि बात यह है ना, आपको कम से कम 2 से 3 दिन बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी इंडिया से, तब जाके आप इंडिया को हरा सकते हैं। अब वो खेलने के लिए ये है कि आपकी दोनों इनिंग्स की में बैटिंग आएगी तो बैटिंग बेहतर करें, बॉलिंग बेहतर करें, फिर जाकर
तो अब जो इंडिया की बैटिंग है यानी कि ये 20 विकेट्स लेना बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश के लिए। अगर एक इनिंग में गिरा भी लेंगे तो दूसरी में मार पड़ जाएगी। ये भी हमने देखा है रिसेंट पहले टेस्ट में कि आप देखें ना 144 फॉर 6 थे और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने जो पार्टनरशिप की 195 रन की। आप देख लें कि उधर से जो है इंडिया एक टाइम पे फंस गया था पहले में, अगर आउट हुए थे 200 के राउंड पर। बेशक इंडिया मैच जीतता था टेस्ट में, थोड़ा पर वो ये था कि इंटरेस्टिंग हो गया कि जी बांग्लादेश ने देखिए पहले टेस्ट में इंडिया को आउट कर लिया 200 के। और दूसरा बड़ा कंसर्न बांग्लादेश के लिए ये है उसकी बैटिंग कि भाई वो दोनों इनिंग्स में रन ही नहीं कर सकी। तो अब इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग के अटैक के सामने बांग्लादेश का रन्स करना ही सबसे बड़ा सवाल है। रन कि मतलब वो रन्स करेंगे तो ही उनके बॉलर आगे को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे ना, या दूसरी टीम को प्रेशराइज करेंगे। लेकिन इंडिया अपने होम ग्राउंड में जिस तरीके की वो पिचेस बनाते हैं और जैसा उनके लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो तो खेलने नहीं देते। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताएं कि प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव को अभी तक जो आई है प्रोबेबल 11 उसमें शामिल किया गया है। और बुमराह या सिराज में से या अकाशदीप में से फैसला होगा या सिराज में से कि किन दो बॉलर्स को पिक करना है। मेरे ख्याल से अकाशदीप तो होंगे, या तो बुमराह नहीं होंगे तो या तो सिराज नहीं होंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि यानी कि इस टेस्ट मैच के लिए चांस तो है कि वो बुमराह को रेस्ट दे दें कि वो आकाशदीप और सिराज से चले जाएं और विकेट जो है वो ज़्यादा स्पिनर के लिए हेल्पफुल हो, तो 3 स्पिनर हो जाएं और वो स्पिनर से ही जो है हैंडल कर लें बांग्लादेश को। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले जब टेस्ट मैच की जो प्रोबेबल 11 थी, जब भी मेरे ख्याल कुलदीप यादव का नाम जब शामिल नहीं था टीम में। देखिए चांस इसलिए भी है कुलदीप का कि जिस तरह आपने कहा, क्योंकि बुमराह ने अभी आगे देखे ना न्यूजीलैंड से मैचेस खेल लिए 3, उसके बाद फिर सबसे बड़ा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने जाना है, इसलिए वो उनको मौका इसी तरह देंगे कि अब मुझे भी यही लगता है कि वो ज़रूरी नहीं कि उसको ये टेस्ट मैच खिलाएं, नहीं फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलवा लेंगे, उसके बाद फिर जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ले जाएंगे। हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 खेल लें, एक पहला खेल लें और लास्ट खेल लें। तो इस तरीके से वो यानी कि उनको खिलाएंगे थोड़े वक्फे से, ताकि उनकी जो फिटनेस है वो बरकरार है और वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको अवेलेबल रहे थ्रू आउट द टेस्ट मैचेस। ये हमें समझ आती है। 5 टेस्ट मैचेस खेलने और वैसे भी देखा जाए, देखें जिस तरीके की न्यूज़ है कि कानपुर में ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली या स्पिनर फ्रेंडली विकेट होगी, तो ऐसी विकेट में मेरा ख्याल है 3 फास्ट वैसे भी ज़रूरी नहीं है, तो 2 फास्ट की ज़्यादा चांस है वो जाएंगे। 3 स्पिनर उनकी तरफ से भी 3 स्पिनर होंगे और इनकी तरफ से भी। अच्छा, बांग्लादेश की तरफ से क्या चेंज होने के चांसेस है? तेजुल इस्लाम आ जाएंगे। किसकी जगह? नहीद राना ना, ये नहीद राना की जगह या तो उसकी किसी एक फास्ट बॉलर की जगह जो है वो तेजुल इस्लाम आ जाएंगे। बैटिंग में जो है वो ऐसे एज इट इज़ रहेगी, वो कोई चेंज एज इट इज़ रहेगी। वो तो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ तो यही बेहतर है कि आप देखें ना कि नजमुल हसन शांटू कैप्टन है, लिटन दास है, मुशफिकुर रहीम है, शादमान इस्लाम है। आपको नहीं लगता कि जो इनकी बैटिंग है, इनका जो मेन प्लेयर है वो सारे नीचे आते हैं, इनमें से किसी को ऊपर आना चाहिए ताकि ऊपर आके विकेट को साकिब अल हसन ऊपर आ जाए कि जैसे शांटू ऊपर खेलते हैं। अब जैसा कि उन्होंने पिछले इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली 82 रन की सेकंड इनिंग जो खेली चेन्नई टेस्ट में, तो 16 इनिंग्सों के बाद उन्होंने 50 की, तो ये उनके लिए गुड साइन था कि शायद अब इस टेस्ट में ही परफॉर्म कर सकें, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। अगर वो रन्स करते हैं उधर रोकते हैं तो बांग्लादेश टीम के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि देखिए जब आपके ऊपर 3-4 विकेट गिर जाती हैं, उसके बाद आप आते हैं तो आप भी अंडर प्रेशर होते हैं, तो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप ऊपर से आएँ और ऊपर आकर जो है विकेट रोकें भी और इनिंग्स बेहतर खेलने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है कल का मैच यानी कि जिस तरह से शुरू होने वाला है, ज़ाहिर है चांसेस क्या लगते हैं कि क्या बांग्लादेश कमबैक कर लेगा या इंडिया इजी डिफीट देगा पहले टेस्ट मैच की? ज़्यादा चांस तो यही है कि इंडिया इजीली डिफीट देगा, क्योंकि जैसा कि फर्स्ट टेस्ट में जो बांग्लादेश को डिफीट हुई है, अब इनका कमबैक करना मुश्किल नज़र आता है। तो व्यूअर्स मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इजी डिफीट होगी बांग्लादेश को एक दफ़ा फिर। तो व्यूअर्स जो मोराल था वो बांग्लादेश का पहली इनिंग्स के बाद डाउन चला गया। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा जो है वो बहाल हो सकेगा और इंडिया उनको अलाउ करेगा कि वो दोबारा से जो है उन पर हावी हों, क्योंकि इंडिया पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो वो मजीद उन्हें दबाएगा ही, ऊपर नहीं आने देगा। और ज़्यादा चांस यही है कि एक 1 साइडेड मैच देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कल जब मैच खेला जाएगा तो किस तरह की सिचुएशन रहती है। व्यूअर्स जो दूसरा टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि श्रीलंका अगर ये मैच जीतता है तो उसके जो WTC के फाइनल खेलने के जो चांसेस हैं वो बने रहेंगे और फिर उनका सारा डिपेंड होगा जो उनकी सीरीज़ आने वाली है साउथ अफ्रीका से। तो अभी जो आज फर्स्ट डे था, हमजा से कहेंगे उसकी समरी शेयर करें, फिर उस पर बात होगी। जैसे श्रीलंका ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये एक अच्छा फैसला था। जैसा कि फर्स्ट टेस्ट में भी आप देखें श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट ही की थी, तो जब भी टॉस श्रीलंका ने जीता था। पतम निशान का आज भी अर्ली आउट हो गया था, साथ ही टिम सूथी ने आउट किया उनको। करुणा रत्ने और दिनेश चंदीमल की लंबी पार्टनरशिप गई आज भी, जैसा इन दोनों की काफ़ी 100+ रन की पार्टनरशिप गई। 46 पे
करुणा रत्ने जो है रन आउट हुए हैं। आप ये देखिए टेस्ट में वो रन आउट हो गए हैं। चंदीमल ने 116 रन की इनिंग्स खेली और ग्लेन फिलिप्स ने उनको आउट किया। मैथ्यूज शानदार खेल रहे हैं, पिछली इनिंग में भी खड़े रहे, एक एंड पे 50 कर गए थे। उससे पहले इंग्लैंड में जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में भी ये बेहतर फॉर्म में लग रहे हैं और दिनेश चंदीमल भी फॉर्म में लग रहे हैं। कमिंदू मेंडिस की अगर हम बात करें तो वो तो शानदार ही हैं। देखें उन्होंने उधर भी 100 बनाया और हर इनिंग में अगर एक इनिंग में नहीं चलते तो अगली इनिंग में लाजमी रन करते हैं। जैसा कि इनका रिकॉर्ड आ रहा है कि मोस्ट जो 50+ स्कोर्स इन मोस्ट सक्सेसिव टेस्ट के लगातार टेस्टों में इन्होंने डेब्यू के बाद जो है 850 बनाई हैं, 50+ स्कोर बनाए हैं। इससे पहले साउथकिल ने 7 टाइम बनाए थे। हाँ व्यूवर, ये है कि कमिंदू मेंडिस जब से टीम श्रीलंका में आए हैं उससे उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रेंथन हो गया और ख़ास तौर पे मैथ्यूज जब से दोबारा वापस आए हैं वो भी बड़े इनफॉर्म लग रहे हैं। चंदीमल रिस्पॉन्ड करके दे रहे हैं, तो सारे लड़के मिडिल ऑर्डर में रन्स करके दे रहे हैं, इसलिए श्रीलंका एक दफ़ा फिर एक फॉर्मेडेबल साइड हमें नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स 300 for 6 for 3 हैं इस टाइम श्रीलंका के और श्रीलंका बहुत ही कमांडेबल पोजीशन में अगर वो 500 रन कर देता है तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड जो है वो गेम में वापस आ सकेगा। वो ज़्यादा चांस है इसी 500 के अंदर ही 2 दफ़ा आउट हो जाएगा। 2 दफ़ा आउट हो जाएगा, जैसा कि अब इनको करना भी चाहिए। आप देखिए कि 306 हो चुका है और अभी 7 विकेट इनकी रिमेनिंग है और अभी कैप्टन ने आना है धनंजय डिसिल्वा ने, वो भी फॉर्म में है, खुशहाल मेंडिस हैं। तो ये दो लड़के तो हैं ना, अगर इनमें से मैथ्यूज और कमिंदू मेंडिस में से अगर एक भी 100+ रन कर जाता है और नीचे से भी 50+ रन बन जाते हैं तो आप 450 के राउंड बाद आसानी से चले जाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अगर उस पर बात करें न्यूजीलैंड के लिए वो ये है कि उनकी बॉलिंग, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मतलब यानी कि ठीक है वो भी कंसिस्टेंट अप्रोच रख कर आते हैं कि हम शायद इसलिए चेंज नहीं करते कि लास्ट मैच में भी उनकी बॉलिंग ऑफ कलर नज़र आई। सिर्फ एक जो नए बॉलर उन्होंने खिलाए थे उन्होंने बेहतर बॉल की थी, जो फास्ट बॉलर थे। ठीक है, पहले डे 1 में विलियम रोड की 14 ओवर की है, उन्होंने 66 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। देखिए बात यह है कि उस लड़के ने पहले टेस्ट में बेहतर गेंद की, लेकिन जो मेन स्पिनर थे उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया। लेकिन फिर वही बॉलिंग तो वही खिला ली, बॉलिंग भी खेल ली, जास पटेल भी खेल रहे हैं, सेम टीम खेल रही है। तो अब वो जो सेम टीम खेल रही है तो भाई आपने पिछले मैच से क्या सीखा कि मतलब आपकी बॉलिंग वीक थी, तभी तो श्रीलंका ने दोनों इनिंग्स में अच्छा रन कर दिया जिसकी वजह से आप कमबैक नहीं कर सके। सही है वो। अब आपने फिर वही सेम टीम खिला दी और स्पिनर भी वही खिला दी है, तो जाहिर है वो बड़ा कंफर्टेबल थे। उन्होंने इस दफ़ा उससे बड़े मार्जिन से आपको डिफीट देनी है। पिछली दफ़ा तो कंपटीशन बेहतर रहा ना, इस दफ़ा ज़्यादा चांस है बड़ा इजी विन करेगा श्रीलंका की इजी विन करने का चांस ये है कि आप देखिए पिछले टेस्ट में जो साना वो फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये देखें ना कि वो फर्स्ट इनिंग में जो है 305 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और इस वक्त आप देखिए कि 306 पे अभी उनके 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं और अभी उनके 3-4 बैट्समैन मेन क्रीज पे मौजूद हैं। जब को बहुत बड़ा कोलैप्स ना आया तो इजीली 500 कर देंगे वो, 400 तो गिरते गिरते भी कर देंगे और 500 रन का मतलब ये है कि भाई दोनों इनिंग्सों में नहीं बनना न्यूजीलैंड से, क्योंकि वो स्पिनर के गेंद जितना लूज खेलते हैं और वैसे ही जब दूसरे दिन का एंड हो रहा होगा तो अगले 3 दिन स्पिनर के लिए मदद भी ज़्यादा होगी, तो वो तो बिल्कुल भी बेबस हो जाएंगे और श्रीलंका ज़्यादा चांस है ईजी डिफीट दे देगा। जैसा कि फर्स्ट टेस्ट में आप देख लेंगे जब न्यूजीलैंड बेहतर पोजीशन में था, 255 और 4 थे और अगले दिन आगे जस्ट 85 रन पे पूरी टीम बोल्ड आउट हो गई और जस्ट इन्होंने 35 रन की लीड ली। उधर से न्यूजीलैंड को जो है ना, देखिए न्यूजीलैंड को इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स का सामना है। एक तो ये है कि स्पिन ट्रैक पे उसके स्पिनर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और दूसरा ये है कि स्पिन के अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत बुरा खेल रहा है और उसका कोई भी प्लेयर जो अच्छा क्वालिटी प्लेयर है वो भी कोई खातिर खा रन नहीं कर पा रहा। देखें ना विलियमसन पे 50 रन करते हैं, अब विलियमसन 100 और 200 करने वाले प्लेयर हैं, वो 50 पे आउट हो रहे हैं या 30 कर रहे हैं। डेवन कॉनवे बुरी तरह फ्लॉप पे है, डेरल मिचेल अपनी फॉर्म में नहीं है और इसी तरह जो वैसे लड़के खेले, टॉम ब्लंडल कोई खास नहीं, गैलन फिलिप्स नहीं, रचिन रविंद्रा ने पिछले में 92 किया वरना पहली में वो भी जल्दी निकल गए। तो मतलब देखेंगे लड़के उस तरीके से नहीं चल पा रहे जिस तरीके से वो रन करते थे। और श्रीलंका का जो मसला, श्रीलंका ने दोनों टेस्ट मैचेस में टॉस जीत लिया, अगर यही न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करता तो रिजल्ट कुछ और होता। नहीं फिर भी मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था। उसकी वजह यह है कि देखें न्यूजीलैंड ना खेलता है लूज़, तो स्पिनर जहां उतने लगाने थे अगर ये 300+ कर भी लेते तो श्रीलंका के पास ये है कि भाई उसके लड़के फिर भी खेल लेते हैं स्पिनर को और वो फिर भी खींचते खींचते वहां तक ले जाते हैं। हाँ जी, वो खेल लेते बेहतर, पर मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर पहले बैटिंग कर लेते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। जैसे आज भी अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही होती
तो हम नहीं, तो फिर भी मुझे लगता है न्यूजीलैंड के 6-7 आउट हो जाने थे, क्योंकि बात यह खेलने का भी तो डिफरेंस है ना। अब करुणा रत्ने, एंजेलो मैथ्यूज या कमिंडो मेंडिस वगैरह ये लड़के स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। अब न्यूजीलैंड का मसला ये कि वो स्पिन ट्रैक जरा सी भी स्पिनर को मदद दे रही हो उनसे नहीं खेला जाता, और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके खेलने के लिए। हाँ जी, वो तो कोलैप्स कर देते हैं फिर वैसे भी। तो व्यूअर्स, अभी तक जो मैच हुआ आज के दिन का, एक कम्प्लीटली डोमिनेट किया श्रीलंका ने और बेबस कर दिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग को। न्यूजीलैंड की बॉलिंग जस्ट 3 विकेट्स ले सकी और जिसमें से 1 रन आउट है और 1 ग्लेन फिलिप्स ने आउट किया। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जो बॉलिंग है वो 1 विकेट ले सकी पूरे दिन में। ज़ाहिर है ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम बॉलर है और 1 रन आउट हुआ है, और टिम सूथी ने 1 विकेट लिया। 1 विकेट ली है। पूरे 4 या 5 जो बॉलर उन्होंने खिलाए हुए हैं उन सब ने मिलकर 1 विकेट लिए 90 ओवर्स में। तो अगर तो वाकई विकेट इतना बैटिंग है कि 1 विकेट मिली तो मेरा ख्याल है टेस्ट ड्रॉ हो जाना चाहिए। लेकिन आपको पता चलेगा जब श्रीलंका बॉलिंग करने आएगा कि इतनी भी फ्लैट नहीं है जितनी इनसे बॉलिंग बुरी हुई है। तो जब कल सेकंड डे का टेस्ट मैच खेला जाएगा उस पर भी बात होगी और इंडिया का फर्स्ट डे होगा उस पर भी डिस्कशन होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।